एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता का पहला अध्याय, जिसका नाम है दीर्घन जीवित्यम अध्याय। चरक संहिता हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों सेमेस्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट अध्याय 1, जिसका नाम है दीर्घन जीवित्यम अध्याय। तो जिस तरीके से चरक संहिता में 120 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, उसी तरीके से और भी संहिताएं होती है आयुर्वेद में, जैसे अष्टांग हृदय, सुश्रुत। तो चरक संहिता के पहले अध्याय का नाम हमें याद करना है, इसमें दीर्घन जीवित्यम अध्याय, और अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम है आयुष काम्य अध्याय। इसी तरीके से सुश्रुत संहिता का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वेदोत्पत्ति। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले श्लोक से। अथातो दीर्घन जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। अब इस पहली लाइन में हमें क्या याद करना है? इस पहली लाइन में हमें याद करना है अथ। यहाँ पर अथ वर्ड जो है यूज किया है वो एक मंगलवाचक शब्द है। मंगलवाचक शब्द का अर्थ होता है जब भी किसी काम को शुरू किया जाता है या किसी भी एक अच्छी चीज की शुरुआत की जाती है, तो उससे पहले कुछ अच्छे यानी मंगलवाचक, पुण्य वाले जो शब्द है उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अथ है एक मंगलवाचक शब्द। अथातो दीर्घन जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्याम। अब पूछा जाएगा कि इस लाइन में टोटल कितने पद है। तो इस लाइन में कितने पद है? हमारे पास 8 पद है। यानी अथातो में अथ प्लस अथ, 2 पद तो ये हो गए। फिर दीर्घन जीवित्यम अध्यायम, यानी दीर्घ जीवित्यम अध्याय, 3 वर्ड्स ये हो गए। नेक्स्ट व्याख्यास्याम, वी आख्या श्याम। तो इस लाइन में हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए? तो इस लाइन में हमारे पास टोटल हो गए 8 पद। नेक्स्ट है इसके बाद इस श्लोक के नीचे जो 2 लाइंस दे रखी हैं, भास्करम भारतिम देवम मिष्टम वाली लाइंस में, इसमें दे रखा है गणेशम विघ्नहर्तार। यानी जब चरक संहिता लिखने से पहले किस भगवान का आह्वान किया गया था, तो सबसे पहले गणेश भगवान का आह्वान किया गया था। इसके बाद इसका जो विमर्श है, हमें इसका सारा विमर्श यूजी के एस्पेक्ट से या यूजी पर्पस के अकॉर्डिंग हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ता। तो जिसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट लाइंस होती है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके बाद लास्ट लाइन में इसमें दे रखा है कि मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐष्णाएं होती हैं। यानी मनुष्य के जो पूरा जीवन काल रहता है उसमें उसकी 3 इच्छाएं होती हैं। पहली है प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा, परलोक ऐष्णा। अब हमें ये जानना है कि सबसे पहले प्राण ऐष्णा को ही क्यों रखा गया? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं प्राण। अगर उसकी जिंदगी में उसमें प्राण ही नहीं रहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में प्राण ही नहीं है, प्राणों का अभाव है, तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले किसे रखा गया है? प्राण ऐष्णा को। नेक्स्ट है धन ऐष्णा। अब यदि मनुष्य के शरीर में प्राण है तो उसे अपनी जीविका चलाने के लिए, उसे अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सेकंड नंबर पे रखा गया है धन ऐष्णा को। थर्ड है परलोक ऐष्णा। अब थर्ड नंबर पे परलोक ऐष्णा को क्यों रखा गया? क्योंकि यदि मनुष्य के पास प्राण है, उसके पास धन है, तो अब उसे क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। क्योंकि मनुष्य कैसा होता है? लालची होता है कि अगर उसे प्राण मिल गए, उसे धन मिल गए, तो अब उसे कैसा लोक चाहिए? उसे स्वर्ग लोक चाहिए। तो इसलिए मनुष्य के जीवन काल में कितनी ऐष्णाएं बताई गई है? प्राण ऐष्णा, धन ऐष्णा और परलोक ऐष्णा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितनी ऐष्णाएं बताई गई हैं और उन्हें एक्सप्लेन करने का। तो होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मनुष्य के जीवन में कितनी ऐष्णाएं होती है और इनको किस टाइप से ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज की लास्ट थर्ड लाइन में दिया है कि सतयुग में मनुष्य की आयु 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। अब इसे किस तरीके से याद करेंगे? तो हमें जनरली पता ही होता है कि जो हमारे 4 युग चले आ रहे हैं, पहला युग होता है सतयुग, दूसरा त्रेता, फिर होता है द्वापर और फिर होता है कलयुग। तो सबसे पहले सतयुग में लोग सच बोलते थे, ज़्यादा जीते थे, तो उनकी उम्र कितनी होती थी? 400 वर्ष। फिर जैसे जैसे एक एक युग कम होता गया, एक एक युग आगे बढ़ा, तो मनुष्य की आयु कितनी? 100 वर्ष कम होती गई। तो सतयुग में 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो इसके बाद हमें यहाँ पे बीच में दे रखा है अनुबंध चतुष्टय।
तो हमें यहाँ पे अनुबंध चतुष्टय का नाम याद रखना है कि चरक संहिता में 4 अनुबंध चतुष्टयों का वर्णन किया गया है। चतुष्टय, चतुष्टय नाम से समझ आ रहा है कि 4 का ग्रुप, यानी कोई 4 चीज़ों का आपस में ग्रुप है। तो पहला है अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। तो हमें ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि चरक संहिता में कौन से 4 अनुबंध चतुष्टय बताए गए हैं। तो वो है अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। इसके बाद आगे जो चरक संहिता है उसमें हमें 4 सूत्रों का वर्णन किया गया है। जैसे हमने 4 तरीके के अनुबंध चतुष्टय पढ़े थे, उसी तरीके से 4 सूत्रों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है गुरु सूत्र। गुरु सूत्र क्या होता है कि गुरु के द्वारा कहे गए वाक्य या गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसे गुरु सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है शिष्य सूत्र। अब गुरु सूत्र था, जैसे कि गुरु किसी वाक्य को कह रहा है या गुरु कोई उपदेश दे रहा है तो उसे हमने गुरु सूत्र कह दिया। उसी तरीके से शिष्य सूत्र क्या होगा, जब कोई शिष्य किसी अपने गुरु से कोई प्रश्न पूछता है या अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए अपने सवाल जवाब करता है तो उसे क्या कहा जाता है, शिष्य सूत्र। नेक्स्ट है प्रतिसंस्कृत सूत्र। प्रतिसंस्कृत सूत्र क्या होता है, जो थोड़ा सा चेंज करके किसी बात को कहा जाए वो है प्रतिसंस्कृत सूत्र। नेक्स्ट है एकीय सूत्र। तो एकीय सूत्र क्या होता है, जब किसी आचार्य के किसी सिद्धांत को हम समझाते हैं तो उसे कहा जाता है एकीय सूत्र। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में लिख रखा है, जैसे गुरु सूत्र क्या होता है, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश। शिष्य सूत्र क्या होगा, गुरु से पूछा गया प्रश्न, शिष्य जो गुरु से प्रश्न पूछेगा वो शिष्य सूत्र हो गया। प्रतिसंस्कृत सूत्र, किसी आचार्य को संबोधित करते हुए, यानी किसी आचार्य की कोई कही हुई बात को थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके कहा जाए तो वो प्रतिसंस्कृत सूत्र। नेक्स्ट है एकीय सूत्र, यानी किसी आचार्य का मत, यानी किसी आचार्य ने कोई बात कही और हमने उसके बात को एक उदाहरण देकर कहा तो वो हो गया एकीय सूत्र। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 अनुबंध चतुष्टय और 4 सूत्रों का वर्णन पढ़ा है। आगे दे रखे हैं चतुष्क। अब इन चतुष्क को पढ़ने, इसके बाद हमें आगे पढ़ना है चतुष्क। तो चतुष्क को पढ़ने के लिए पहले हमें चरक संहिता में कुल कितने स्थान हैं और कुल कितने अध्याय हैं उनका ज्ञान होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि चरक संहिता में कुल कितने अध्याय या कुल कितने चैप्टर्स हैं। तो 120 चैप्टर्स हमारे चरक संहिता में दिए गए हैं। चरक संहिता में कुल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है, तो कुल 12,000 श्लोक का वर्णन चरक संहिता में किया गया है। तो उसी तरीके से जो हमारे चरक संहिता में 120 चैप्टर्स हैं उनको कुछ छोटे छोटे स्थानों के रूप में विभाजित किया गया है, तो जिसके लिए हमें पहले स्थान पढ़ने हैं। तो सबसे पहला स्थान कौन सा आता है, सूत्र स्थान। सूत्र के बाद आता है हमारा निदान स्थान, निदान के बाद विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। सूत्र स्थान में कुल कितने चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स, 30 चैप्टर्स। विमान स्थान में 8 चैप्टर्स, निदान में भी 8 चैप्टर्स, शारीर स्थान में 8 चैप्टर्स, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा में 30, कल्प में 12 और सिद्धि में भी 12। इन सब अध्यायों को टोटल करने पर कुल हमें कितने चैप्टर्स मिलते हैं, 120 चैप्टर्स। उसके बाद है कि सूत्र स्थान। अब हम जो चतुष्क पढ़ेंगे वो चतुष्क किस में बांटे गए हैं, सूत्र स्थान में। यानी हमने पहले पढ़े कि चरक संहिता में कुल 120 चैप्टर्स थे और उन 120 चैप्टर्स को 8 स्थान में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हमने लिया इसका पहला स्थान जो कि था सूत्र स्थान, क्योंकि चरक संहिता स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सूत्र स्थान से। तो हमने पहला जब सूत्र स्थान लिया तो सूत्र स्थान में कुल कितने चैप्टर्स थे, 30 चैप्टर्स। अब उन 30 चैप्टर्स को हमने किस वे में डिवाइड किया, हमने उन 30 चैप्टर्स को 7 चतुष्क में डिवाइड किया। यानी 30 चैप्टर्स थे, हमने उनके कितने चतुष्क बनाए, 7 चतुष्क। चतुष्क, चतुष्क का मतलब आपको पता है कि कितनी चीज़ें हो गई, 4, यानी 7 4 28। यानी हमने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30 चैप्टर्स को 7 चतुष्क यानी 28 चैप्टर्स को तो चतुष्क में बांट दिया। लास्ट के जो 2 चैप्टर बचे उसे हमने किस में रखा, संग्रह द्वय में। यानी हमें अब 7 चतुष्क पढ़ने हैं। जैसे पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, तो भेषज चतुष्क में शुरू के 4 चैप्टर्स आएंगे। यानी भेषज चतुष्क में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, 1
2, 3 एंड 4। नेक्स्ट चतुष्क कौन सा है? स्वास्थ्य चतुष्क। तो स्वास्थ्य चतुष्क में कौन से चैप्टर आएंगे? 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट है निर्देश चतुष्क। तो इसमें आगे के 4 चैप्टर 9, 10, 11, 12। तो हमारे जो BMS फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें हमारे 12 चैप्टर्स हैं। तो 12 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हमें कितने चतुष्क पढ़ने हैं? हमें 3 चतुष्क पढ़ने हैं। भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क। आगे है कल्पना चतुष्क। तो कल्पना चतुष्क में आगे के 4 चैप्टर्स आएंगे 13, 14, 15 और 16। नेक्स्ट रोग चतुष्क में नेक्स्ट 4 चैप्टर्स। उसके बाद योजना चतुष्क में आगे के 4, अन्नपान चतुष्क में उससे आगे के 4। बाकी के जो चैप्टर्स रह गए वो किस में आएंगे? संग्रह द्वय, यानी 2 जो चैप्टर्स रह गए उनको आगे संग्रह में रखा गया है। इसी तरीके से आप लोगों की बुक में भी दे रखा है कि भेषज चतुष्क में शुरू के 4 चैप्टर्स, नेक्स्ट स्वास्थ्य चतुष्क में उससे आगे के 4, निर्देश में उससे आगे के 4, कल्पना में बाकी 4, रोग नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, योजना में उससे आगे, और अन्नपान चतुष्क में लास्ट 4 चैप्टर्स, और संग्रह द्वय में हमारे रह गए लास्ट के 2 चैप्टर्स। अब ये जो चतुष्क है, जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है उसमें वाइवा में हमसे इन चतुष्क के नाम पूछे जाते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिसको थ्रू हम इन सारे चतुष्क को याद कर सकते हैं इजीली। तो वो ट्रिक है हमारी भेषनी करो योजना अन्नपान की। भे से हमारा भेषज चतुष्क, स हमारा स्वास्थ्य चतुष्क, नी निर्देश चतुष्क, क से कल्पना चतुष्क, करो से रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अ से अन्नपान यानी अन्नपान चतुष्क, और लास्ट हमारा कौन सा है? संग्रह द्वय, जिसमें लास्ट के 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है चरक संहिता के बारे में। इसके बाद हम इसका आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है चरक संहिता के उपदेष्टा, यानी ये चरक संहिता किसके द्वारा कही गई थी? तो वो थे आत्रेय पुनर्वसु। नेक्स्ट है प्रणेता, तंत्रकर्ता या संस्कृता या ऑथर, जिसे इंग्लिश में ऑथर कहा जाता है कि ये बुक लिखी किसके द्वारा गई थी? तो वो थे अग्निवेश। नेक्स्ट है प्रति संस्कृता, यानी जो उन्होंने ऑथर ने लिखी उसमें कुछ चेंजेस करके जो चेंजेस हुए वो किसने किए? आचार्य चरक ने। नेक्स्ट था द्वितीय प्रति संस्कृता, यानी जो चेंजेस चरक ने किए उसके बाद भी कुछ और चेंजेस इस बुक में किए गए, तो उसे करने वाले कौन थे? दृढ़बल। उसके बाद हमने पढ़ चुके हैं कि चरक संहिता में कुल कितने चैप्टर्स हैं? 120 चैप्टर्स हैं। कितने श्लोक हैं? 12,000 श्लोक है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी, और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच।